तो दोस्तों आज का हमारा जो पीरियड है वो है द रेनेसेंस पीरियड, जो कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज में बहुत अहम है। ये स्टार्ट हुआ था 1500 से और ये एंड हुआ था 1600 एडी तक। इस एज को हम एलिजाबेथन एज और एज ऑफ शेक्सपियर भी बोलते हैं। मिडिवल एज के बाद ये पीरियड आता है जिसे हम रेनेसेंस पीरियड बोलते हैं। इसमें आर्ट और लिटरेचर में बहुत सारी प्रोग्रेस आई थी। रेनेसेंस का मतलब है रिवाइवल ऑफ लर्निंग या तो रीबर्थ। द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिपोल जो कि हुई थी 1453 में was a significant event in the history. कॉन्स्टेंटिपोल जो कि एक कैपिटल था बेजेंटाइन एम्पायर का। कॉन्स्टेंटिपोल पर अटैक किया जाता है ऑटोमन एम्पायर से, जो कि टर्क्स थे, जिसको लीड करते सुल्तान महमद टू। तवील अरसे के बाद सिटी को तोड़ा गया और ऑटोमन एम्पायर मतलब टर्क्स ने इसका चार्ज संभाल लिया। इससे बेजेंटाइन एम्पायर का एंड हो गया और ऑटोमन एम्पायर डोमिनेंट हो गए। ऑटोमन एम्पायर मतलब टर्की में उस टाइम ग्रीक स्कॉलर्स रहते थे जिन्होंने बहुत काम किया। उनकी डिस्कवरीज के नतीजे में रिवाइवल ऑफ लर्निंग हुई, जो कि हुई थी 14th और 15th सेंचुरी में। इनमें जो सबसे ज्यादा अवेयरनेस आई थी वो थी कि लोगों ने अपने आप को पहचानना स्टार्ट कर दिया। मैन डिस्कवर हिमसेल्फ। जो लोग आंख बंद करके दूसरों पर भरोसा करते थे, अब उन्होंने सोचना स्टार्ट कर दिया। Along with revival of learning, new discoveries took place in several other fields, like Vasco da Gama circumnavigated the earth और whole world। मतलब वास्को डी गामा ने समुंदर के जरिए पूरी दुनिया का सफर तय किया था। जैसे कि कोलंबस ने डिस्कवर किया था अमेरिका को। ये भी रेनेसेंस पीरियड में डिस्कवरीज हुई थी। और कॉपरनिकस ने डिस्कवर किया था सोलर सिस्टम को। एंड देन ही प्रिपेयर्ड द वे फॉर गलीलियो। गलीलियो ने एक थ्योरी दी थी, द थ्योरी ऑफ हेलियोसेंट्रिक मॉडल, जो कि ये बताती है कि सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। ये आइडिया गलीलियो के और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत कारआमद साबित हुआ था। रेनेसा एज में जो है बुक्स जो है वो भी प्रिंट हुए थे। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पीरियड वाज इट एम्फेसाइजेस ऑन ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म जो कि इंसानों की पोटेंशियल को शो करती है। रेनेसेंस पीरियड जो है वो स्टार्ट हुआ था पहले इटली में, जिनके लीडर्स थे डेंटे, पेट्रार्क और बोकाशियो, जो उसे इंग्लैंड में लाए थे। ये मूवमेंट एलिजाबेथन पीरियड में, एलिजाबेथन एज में पॉपुलर हुई थी। दिस मूवमेंट मोस्टली एम्फेसाइज ऑन द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड। पहला जो सबसे ज्यादा अहम एस्पेक्ट है वो है रीडिस्कवर द क्लासिकल एंटिक्विटी। अब क्लासिकल एंटिक्विटी को हम क्या बोलते हैं? क्लासिकल एंटिक्विटी कदीमी जमाने को कहते हैं। ये वो दौर है जब ग्रीस और रोम की सिविलाइजेशन हुई थी। इस दौरान आर्ट, लिटरेचर, फिलॉसफी, आर्किटेक्चर और पॉलिटिकल सिस्टम में प्रोग्रेस। ये दौर जो है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बुनियाद रखता है और इसका इन्फ्लुएंस आज तक भी है। मिडिवल एज में जो लोग ह्यूमन डिग्निटी और डेमोक्रेसी की स्पिरिट को भूल चुके थे, रेनेसेंस में एक नई स्पिरिट आई जिससे वेस्टर्न कल्चर को बहुत फायदा हुआ। पहले जो इंग्लिश मैन थे जिन्होंने ग्रीक से इन्फ्लुएंस होकर राइटिंग की थी वो थे सर थॉमस मूर, जिन्होंने यूटोपिया लिखा था, जो कि लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया था। यूटोपिया जो कि प्लेटो रिपब्लिक से रिसेम्बलेंस रखता है। इन दोनों का मतलब ये है कि ये जो है वो परफेक्ट सोसाइटी चाहते हैं। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमनिज्म वॉज द डिस्कवरीज ऑफ एक्सटर्नल यूनिवर्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर मैन। जैसे कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था और वास्को डी गामा ने सर्कमनेविगेटेड किया था सारे वर्ल्ड को बाय द यूज़ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। इन नई डिस्कवरीज की वजह से नए लैंड मिले थे
और नया कल्चर मिला था। इन्होंने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला था ह्यूमनिज्म पर। Another aspect of humanism was cultivation of aesthetic sense. इस चीज़ के बारे में कैस्टिग्लियोन, जो कि इटालियन राइटर थे, जो रेनेसा एज के एक डिप्लोमेट थे, इन्होंने अपनी एक बुक द बुक ऑफ कॉर्टियर में आइडियल क्वालिटीज़ और बिहेवियर का जिक्र किया है। अब डिप्लोमेट किसे कहते हैं? डिप्लोमेट कहते हैं उस बंदे को जो कि रिप्रेजेंटेटिव होता है अपनी कंट्री का। वो अपनी कंट्री के इंटरनेशनल रिलेशन को देखता है और वो नेगोशिएट करता है दूसरे कंट्री से। ये अमन और अच्छे रिलेशन पर काम करते हैं। इनके भी रोल मॉडल हैं सर फिलिप सिडनी। और दूसरा एस्पेक्ट ह्यूमनिज्म का वो है मैन कैम टू बी रिगार्डेड एज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एक्शन। मतलब कि इंसान जो है वो अपने एक्शंस का खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। उसके बारे में जूलियस एंड सीजर के एक प्ले में इन लाइन्स का जिक्र है और वो लाइन्स हैं ये: एज सीजर सेज टू ब्रस्टस, द फॉल्ट डियर ब्रस्टस इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्स दैट वी आर अंडरलाइंग। इसका मतलब ये है कि खराबी हमारे सितारों में नहीं है बल्कि हम में है कि हम नीचे वाले हैं। थॉमस लिली ने जो है वो लिखा था रोमांसेस ऑफ यूफिस बाय लिली, जिसमें लिली ने ज़िंदगी गुजारने के तरीके जिसमें इन्होंने ये बताया कि कुछ चीज़ें जो है वो अपने कंट्रोल में होती हैं, ना कि हम ये मान के चलें जो भी हो रहा है वो खुदा कर रहा है। अपने नसीब से जो है वो हर चीज़ बदली जा सकती है। रेनेसेंस एज के एक और मशहूर पोएट राइटर जिसे बोल सकते हैं सर फिलिप सिडनी, जिनका मैग्नम ओपस है आर्केडिया। आर्केडिया की थीम है ऑनर, लिरिकल ब्यूटी, वर्चू। चूंकि सर फिलिप सिडनी जो है वो एलिज़ाबेथन के बहुत चहीते थे, इसीलिए एलिज़ाबेथन ने उनके बारे में कुछ लाइन्स बोली थी। वो ये थी कि ही इज ड्यू ऑफ हर क्राउन, वो उसके क्राउन का एक गहना है। सर फिलिप सिडनी ने आर्किडिया लिखकर बहुत अच्छा काम किया था। रेनेसेंस एज को बहुत बड़ी और अच्छी एज माना जाता है। अब एडमंड स्पेंसर ने इसी एज में फेरी क्वीन लिखी थी। ये एक एलेगरी है और ये एक एपिक पोएम है। तो आज के लिए बस इतना ही। रेनेसेंस पीरियड अब तक ख़त्म नहीं हुआ, ये इसका पार्ट 1 था। पार्ट 2 के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।